अब तो यहाँ पे 108 आएगा मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, मतलब बस मैं इसमें डाल रहा हूँ, मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलार मास दिया है। कुछ करो ही मत, पेपर हम ही सॉल्व करके देंगे, आप बस थोड़ा साइकोलॉजी दिखाओ अपनी सही है कि नहीं। उन्होंने इतना ही टेस्ट किया है और एक्चुअली यही टेस्ट करनी चाहिए बच्चे की, उसने कितना रटा ये सब नहीं, साइकोलॉजिकली वो कितना स्टेबल है यही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन रटने का समय ही नहीं रहा, इंटरनेट से ये हो गया कि इंफॉर्मेशन रटने की जरूरत ही नहीं है, मतलब समय के साथ बदलना चाहिए ना। अच्छा हुआ कि पेपर भी बदला, यहाँ पे 1/16, लेकिन याद रखना यहाँ पे 1/32 करना चाहिए, लेकिन O2 आएगा, फिर एटम्स निकालने के लिए फिर 16 ही लेना चाहिए। अरे समझा क्या, आपको एटम्स निकालने हैं मॉलिक्यूल्स नहीं, तो मास आप एटम का ही लोगे ना, 16 ही लोगे ना, सही है कि नहीं। अरे यस और नो, 16 ही लोगे, या फिर 32 लो, 32 लेने पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर एटम्स आएंगे, मतलब वन एंड द सेम थिंग। लिथियम के लिए 1/7 इंटू यानी, तो सबसे ज्यादा एटम किसने है, ये जो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, तो इसी की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। चलिए मान लेते हैं ये सेकंड लेवल का क्वेश्चन था, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट, क्योंकि लेवल 1 में सबको क्यों डालूं, है ना, समझ में आया। फिर है रेट कांस्टेंट, क्या आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री हुई है फिजिक्स में, बोलो यस और नो, नहीं ना, ठीक है। चलिए केमिकल काइनेटिक्स बोल के एक चैप्टर है हमारे पास 12th में, उसमें फॉर्मूला है टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1/k, एक्चुअली 2.303 k into log of initial concentration of the reactant upon final concentration of the reactant। ये है टाइम, बट देखा ये है फॉर्मूला, राइट, फॉर्मूला 2.303 डिवाइडेड बाय k, ये होता है रेट कांस्टेंट, है ना, नाम तो पता है आपको k, तो 4.6 इंटू 10⁻³ मतलब उन्होंने क्या किया है, देखो ये 23 दूनी 46। अरे बेटा कैलकुलेशन मत करो, बस आप इतना दिखाओ हमको कि आपका ब्रेन एक्टिव है, आपका ब्रेन एक्टिव है, आपने उसको सड़ने नहीं दिया लॉकडाउन में, है ना, यही बोल रहे हैं ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट 2.2 ग्राम, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मास, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो और मास का रेशियो वही होता है बेटा, आपको बाद में समझेगा, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है, मोलार मास फिक्स है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द स्पीसीज, ये आ जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो यानी मास का रेशियो हम लिख सकते हैं, मतलब इसको m0/m लिख सकते हैं। बस मुझे बताओ इनिशियल मास कितना है उस रिएक्टेंट का, आप ही देखो, आपने तो चैप्टर किया भी नहीं है, इनिशियल मास कितना है बस आप क्वेश्चन पढ़ के बताओ रिएक्टेंट का। बस इंग्लिश आती है कि नहीं आपको, इंग्लिश आती है कि नहीं, इतना ही देखना है इनको, इनिशियल मास कितना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दीपक, बहुत अच्छे गायत्री। अरे क्या है, शुरू में इतना ज्यादा है, बाद में कम हो गया, और क्या चाहिए, रिएक्शन में रिएक्टेंट कम होते हैं ना बेटा, तो शुरू में ज्यादा है बाद में कम हो गए, तो ये 2 ग्राम डिवाइड बाय 0.2, तो इसको कुछ भी करना नहीं है, ये इसके 2 गुना है, सही है ना, और ये 10⁻³ ऊपर जाके 1000 बन जाएगा, 1000, और ये 23 2 जा 46, ये 2, और लॉग ये देखो ये 10 आता है, ये 10, इसका रेशियो 10 आता है, और लॉग 10 आपका 1 रहता है, तो 1000 डिवाइड बाय 2 500। लेवल 2 बोले इसको, अरे बोले क्या इसको, लेवल 2, लेवल 2 बोले क्या इसको, इस क्वेश्चन को बोले क्या लेवल 2। अरे हाँ, फिर हुआ नहीं है तो लेवल 2 बोल सकते हैं क्या बेटा, हुआ नहीं है इसलिए लेवल 2 बोलेंगे क्या, उसमें लॉजिक है क्या कुछ ऐसा, मतलब लॉजिक है जो कि समझेगा नहीं मेरे को, लॉजिक है इसमें कुछ,
अरे एक स्टेप है फॉर्मूला और उसमें ये आंसर्स, मतलब वैल्यू डालो। बोर्ड में ना ये 2 मार्क के लिए भी नहीं पूछते। Which of the following is correct order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds? इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको रटना होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जैसे हम ये ट्रिक्स लगाते हैं ना पीरियोडिक टेबल को रटने के लिए, तो ये ऐसे ही ट्रिक्स लगानी पड़ते। तो इसने ये नहीं किया, इसके लिए ना थोड़ा हार्ड वर्क लगता है। मैंने इसकी ना ट्रिक नहीं दी, मुझे देना चाहिए। मैंने बोला कि बस इसको रट लो, मेरे पास इसकी ट्रिक नहीं है बेटा, लेकिन ट्रिक भी देनी चाहिए मुझे, तो उसकी वजह से उसका ये चला गया मार्क। मैंने बस बोला था इसको रट लो आप। तो देखो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किधर गया, बन जा, चल बेटा आजा बेटे आजा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 12th क्लास में होता है, पार्ट 2 में नहीं, पार्ट 1 में रहेगा। कोऑर्डिनेशन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कंट्रोल एफ, को और डी, अरे नहीं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ना, स्पेक्ट्रो, ये देखिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए ये पूरी सीक्वेंस है, इसको रटना है बस। अब मुझे क्या करना होगा, इसके लिए ट्रिक लानी पड़ेगी। मैंने इसको ट्रिक नहीं लाई थी, मतलब अभी समझा ना मुझे कि उसको याद नहीं हो रहा। मुझे लगा कि पीरियोडिक टेबल के लिए ट्रिक है इतनी बड़ी, वो सॉलिड स्टेट के लिए भी ट्रिक है, इसको रट लो बोला मैंने, लेकिन नहीं, अब इसके लिए हम ट्रिक लाएंगे। लेकिन देख रहा है ना इसी में से है, इसको मैं लेवल 2 बोलूंगा। क्योंकि लेवल 2 क्यों? क्योंकि मैंने ट्रिक नहीं बताई। एक्चुअली आपका भी काम होता है बेटा, हर चीज के लिए मैं ही ट्रिक लाऊं ऐसा कुछ नहीं होता। आप भी ट्रिक बना सकते हो ना। अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे याद नहीं हो रहा, तो आपका भी काम है ट्रिक्स बनाना, ऐसे थोड़ी है। हाँ, तो एक्चुअली ट्रिक बनानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैं इसको लेवल 2 बोलता हूं क्योंकि मैंने उसकी ट्रिक नहीं दी थी। चलिए लेवल 2, ये बेटा देखो अभी मुझे बताओ यार, इसको पढ़ो, आप ही पढ़ो, बस पढ़ो आप ही पढ़ो, आप ही बताओ। बस मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा लॉ यूज करना है, मतलब किसका इस्तेमाल करना है। अगर ये आपको याद है तो बताओ। डाल्टन, बहुत अच्छे। बाकी के लोग बताएंगे प्लीज। सोना नहीं है बेटा, गायत्री और कौन है, ज्ञानेश्वरी कहाँ चले गए, कुछ बताओ। निकिता, बोलना तो चाहिए। मैं किसके लिए पत्थरों को बताऊंगे सामने? आपको क्यों फोन करके बोल रहा हूं मैं? ऐसा इररिस्पॉन्सिबल अगर रहोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा फिर। मुझे क्या जरूरत थी ये पेपर आपके सामने सॉल्व करने की? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि देखो ये कहां से आया है, कैसे आता है, अपनी नोट्स से किताबों से आता है, लेकिन फिर भी आप डरते हो। आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं। आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे तो टीचर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यूज करना है। उसके लिए हमको पार्शियल प्रेशर इस्तेमाल करना है। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है XI/PT। चलिए इसको मैं निकाल के दिखाऊं कि नोट्स में दिया है मैंने। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में देखते हैं, मुझे पता नहीं एनसीईआरटी में ये एक्चुअली किस फॉर्म में दिया है, मैंने कभी देखा नहीं। डाल्टन्स लॉ मतलब किस तरीके से दिया है ये मुझे नहीं पता, तो वही देखना चाहता हूं मैं। क्योंकि नोट्स में तो मैंने काफी अच्छे से दिया है ये, आपको पता भी है, फॉर्मूले वॉर्मूले उसके ऊपर क्वेश्चन भी लिए है। लेकिन एनसीईआरटी को क्या करेंगे देखेंगे जरा। फिजिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी क्या काम करती है वही देखना है मेरे को। 11th पार्ट 2, 11th पार्ट 1 चाहिए हमको, तो 11th पार्ट 1 होल बुक्स में लेना पड़ेगा मुझे। एनसीईआरटी बुक्स होल 11th केमिस्ट्री पार्ट 1 स्टेट्स ऑफ मैटर। चलिए भैया कंट्रोल एफ। डाल्टन मिलता है क्या देखते हैं। डाल्टन could not found।
नो मैचेस, ठीक है, इसका मतलब इसको, इसका दिमाग सटिया गया है। चलो स्टेट्स ऑफ मैटर कहाँ पे मिलेगा यार, लॉज ऑफ मोशन, ये क्या निकाला मैंने, लॉज ऑफ मोशन, अरे ये क्या, मैंने फिजिक्स निकाला क्या ये, अरे फिजिक्स निकाला, हैट साला, ओ फिजिक्स निकाला, सॉरी, केमिस्ट्री निकालनी चाहिए। अंजलि सही बात है, केमिस्ट्री पार्ट 2, हाँ कितना ध्यान देते हो। अब चलिए डाल्टन, डाल्टन बच्चे आजा, चल बेटे आजा। केमिस्ट्री, ये पार्ट 2 क्या हो रहा है मेरे दिमाग को, चलिए डाल्टन है इसमें, कहाँ कहाँ पे है देखते हैं अभी। सम बेसिक कंसेप्ट में है डाल्टन, और कहाँ पे बेटा तू, आजा डाल्टन, इधर नेचर ऑफ मैटर, अरे कितनी बार आएगा ये डाल्टन, ये देखिए डाल्टन, ये देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये डाल्टन का कितना कंट्रीब्यूशन है यार, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी, अब ये आया, अरे कितना है ये, कहाँ कहाँ पे आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आया। ये देखो आप, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ गेलुसक्स लॉ ऑफ, ठीक है छोड़ो, और कहा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, चलिए तो ये देखिए टोटल प्रेशर, ये ठीक है, एक्वेस टेंशन ये वाला, तो ये देखिए ये यहां भी दिया है, देखिए पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल, ठीक है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी देखिए यार, नियॉन ऑक्सीजन, ये प्रेशर ऑफ द, अरे बाप रे, बस यही क्वेश्चन उन्होंने उठाया बेटा, यही क्वेश्चन उठाया, देखिए दोनों के मास दिए, राइट, टोटल प्रेशर दिया सिलेंडर का, और पार्शियल प्रेशर पूछा है डाइऑक्सीजन का। तो यहां पे इन्होंने क्या किया है, देखिए यहां पे क्या किया है, ऑक्सीजन की जगह पर नाइट्रोजन और नियॉन की जगह पर आर्गॉन लिया, दोनों के मासेस दिए, टोटल प्रेशर दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन कॉपी कर लिया सिर्फ वैल्यूज बदल के, मतलब उनको कितना बताना है कि बेटा तुम एनसीईआरटी करो, बाकी क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं कि सभी को, मतलब गरीब से गरीब भी लोग हैं उनको भी ना, मतलब मटेरियल अगर अवेलेबल नहीं है तो उनको भी कोई परेशानी ना हो प्रिपरेशन में, इसलिए उन्होंने एनसीईआरटी को स्टिक किया है। तो मोल फ्रैक्शन पहले निकाल सकते हो ना, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स, पहले नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गॉन निकालेंगे हम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो इस बंदे ने गलती कैसे की, देखो करण ने, मास कितना है, पहले नाइट्रोजन का मास देखिए 7 ग्राम, और मोलार मास बताओ जरा नाइट्रोजन का कितना लेंगे, आप बताइए जरा, गुड नैनिश्वर, बहुत अच्छे बेटा, और बाकी के लोग, वेरी गुड। तो यही करना चाहिए, 28 लेना चाहिए। देखो इसने क्या किया है, उसने गलती कहां पे कर दी पता है, एग्जाम में ही सॉल्व किया उसने। अब इसे क्या कहेंगे आप, कौन सी मिस्टेक कहेंगे, N2 है ना, इन्होंने दिया है नाइट्रोजन का 14, लेकिन N2 है ना बेटा, तो इतनी सिली मिस्टेक कर दिया उसने। इधर तो सॉल्व करेगा 4 बुक फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, लेकिन ये सिली मिस्टेक कर दिया। घर में आने के बाद सॉल्व करने का मेरे सामने, मैंने बोला तू कर क्या रहा है, देख तो सही क्या है, अरे बोला 28 लेना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन के लिए भी ऐसा होता है, कई सारे लोगों का 16 ले लेंगे, अरे बेटा O2 है तो 32 लेना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का बहुत है, 8 है एटॉमिक नंबर, 16 है उसका एटॉमिक मास, और O2 का 32 आता है।
ये सिली मिस्टेक है, तो छोड़ो। बाकी क्या है, 0.25 की जगह पर 0.25 आता है इसका। और वैसे ही आर्गन का मास कितना दिया है, 8 ग्राम दिया है, और मोलार मास 40 दिया है पॉइंट। हाँ, तो सब कुछ ठीक है, आपने किया अभी। 0.2 आता है ये आर्गन। तो मोल फ्रैक्शन कितना आया नाइट्रोजन का, 0.25 है, और टोटल मोल्स कितने हैं नाइट्रोजन के 0.25। ये 40 क्या बोल रही हो गायत्री, 40 क्या बोल रही हो आप, और ये 0.2 है, तो मोल फ्रैक्शन कितना आता है ये 0.25 डिवाइड बाय, देखिए तो अलग अलग क्या आता है देखते हैं। 5/9 आ रहा है क्या मोल फ्रैक्शन, ठीक है, फिर 5/9 इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो ये 0.45 आता है, 5×5 = 25, 5×9 = 25, मुझे 5/9 आता है इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन 5/9 आया, तो चलो यहाँ पे डाल देते हैं मोल फ्रैक्शन 5/9, और टोटल प्रेशर आपका कितना है 27, 9 27 आणि 5 15। तो ये तो एनसीईआरटी का उठाया है, बस वैल्यू चेंज की है, समझ में आया। चलो इसको भी हम लेवल 2 बोलेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है आपको कि इसमें लॉजिक नहीं लगता, अगर एग्जाम में आता तो ये लगता है या नहीं लगता, मतलब कुछ डिफिकल्ट लग रहा था क्या, मतलब ऐसा समझता है ना आपको भी, क्या आपको लगेगा ये डिफिकल्ट ऑन द स्पॉट अगर आएगा तो, आपके नोट्स में है प्रॉब्लम, ज्यादा लॉजिक नहीं है, मतलब लेवल 2 बोल सकते हैं, मतलब वेरी डिफिकल्ट नहीं, मतलब कुछ तो मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था, थोड़ा सा फाइंड आउट करना था। लेकिन अगर बुक में दिया है वो क्वेश्चन जैसा का वैसा आया है, कुछ घुमाया नहीं फिराया नहीं, कुछ नहीं किया, तो इतना तो हमारा काम बनता है ना कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़े, उसके अंदर दिया हुआ हर एक क्वेश्चन समझ ले, बस वही करना है, हर एक क्वेश्चन समझ लेना है, उसके न्यूमेरिकल समझ लेने हैं। और नहीं अगर आता किसी टाइप का न्यूमेरिकल अगर मैंने नहीं लिया क्लास में, तो वो मुझे पूछना है सर ये टाइप का ले लो, ये आईआईटी वाईआईटी छोड़ दो, आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ दो, पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के बाद फिर हम आईआईटी, पिछले साल के आईआईटी जेई मेंस लेंगे, क्योंकि वहां से भी कुछ क्वेश्चन पिक करते हैं वो लोग, लेकिन एनसीईआरटी सबसे ज्यादा है। ये मेजरिंग जेटा पोटेंशियल, ये तो आपको पता है, इसको ये कौन से चैप्टर में था, जेटा पोटेंशियल कौन से चैप्टर में था भाई, आपको पढ़ा है मैंने, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है क्या, पहले ये बताओ सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाया है। हाँ, तो उसमें जेटा पोटेंशियल याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है, दिखाता हूं मैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ये देखिए जेटा पोटेंशियल, उसमें एक डिफ्यूज लेयर होती है, फिक्स लेयर होती है, सब कुछ बताया, लेकिन जेटा पोटेंशियल मेजर करने से स्टेबिलिटी मेजर की जाती है, ये कहीं पे नहीं बताया, इसको आप पढ़ लो, जेटा पोटेंशियल मेजर करने से स्टेबिलिटी मेजर होती है, ये कहीं पे बताया नहीं है। लेकिन फिर भी ये जो बात हो रही है ना, ये सब कुछ, द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के बारे में होता है, ये जो चार्ज आता है ना कोलाइड के ऊपर, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आता है, तो ये हमको थोड़ा सा अंदाजा लगाना था, डायरेक्ट सेंटेंस कहीं पे भी नहीं है जेटा पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जेटा पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब चार्ज ज्यादा है ना, कोलाइड के ऊपर चार्ज ज्यादा है तभी तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, और चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, समझ में आया, यस और नो, समझ में आया क्या, चार्ज कोलाइड के ऊपर चार्ज आने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये पता है ना आपको, शायद रिवीजन नहीं हुआ, शायद रिवीजन नहीं हुआ है ना, मतलब ये डायरेक्टली नहीं था, इसको भी आप लेवल 2 बोल दो, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं था, थोड़ा सा अंदाजा लगाना था, जेटा पोटेंशियल ज्यादा यानी कोलाइड के ऊपर चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा मतलब कोलाइड के पार्टिकल एक दूसरे के पास नहीं आना चाहेंगे, है ना, नहीं आना चाहेंगे इसका मतलब वो स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी बताता है। उसके बाद है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस, क्या देता है, तो बायोलॉजी में भी होगा और यहां भी है, क्या है यार, एनसीईआरटी में ही तो है सुक्रोज,
क्या करता है। बायोमोलिक्यूल्स कंट्रोल एफ सुक्रोज क्लासिफिकेशन सुक्रोज। चलो और कहां पे, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ये ले लो। डाइसर, ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो देखिए जो सुक्रोज है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से बना है, बस काम खत्म, दिखा ना। और ये नोट्स में ट्रिक भी दी जाती है आपको, आलिया अली महीना सोडुन सलीला ऐसा कुछ होता है, लेकिन आपके लिए तो इतना काफी है कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट? यस और नो बोलो, समझ में आया? इसको लेवल 0 ही बोलेंगे यार, ये क्या लेवल 0 ही तो है, बस एनसीईआरटी को पकड़ो। क्या है, डिफिकल्ट तो होता ही नहीं, बस एनसीईआरटी के अंदर डूब जाओ, डूब जाओ। हाँ ये लेवल, ये मतलब डिफिकल्ट था क्वेश्चन, काफी डिफिकल्ट। एक तो मुझे लग रहा है कि ये गलत है, क्योंकि सोल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपको, तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देना चाहिए इसका, इन्होंने आयोनिक प्रोडक्ट दिया है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है। आयोनिक प्रोडक्ट देने के बाद हम, आयोनिक प्रोडक्ट देने के बाद हम सोल्युबिलिटी नहीं निकालते, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट देने के बाद हम सोल्युबिलिटी निकालते। अगर ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है ये, तो हम निकाल सकते। ये डिफिकल्ट था, ये एग्जैक्टली लेवल 2 का क्वेश्चन था। ये मैंने वो आईआईटी के जो लिए थे ना आपके लिए, उस टाइप का है, उस टाइप का है। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो लोग है, एक है NiOH टेकन ट्वाइस, ये इस तरीके से टूटेगा 2OH माइनस और Na और NaOH 0.1 मोलार है, तो ये तो 100% टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस, तो ये 0.1 फॉर्म होगा, ये भी 0.1 फॉर्म होगा, राइट? इस तरीके से। तो फिर KSP का फॉर्मूला क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस रेज टू 2, ऐसा होना चाहिए। इसको देखो रेज टू 2 होना चाहिए, ये तो समझ में आया। KSP इक्वल टू ऐसे ही होता है, समझ में आया ना? तो अब देखो, अब मजा आता है। अब मजा कैसे आता है देखो, निकेल कितना है, मान लो, अब इसकी सोल्युबिलिटी पता नहीं है, मान लो इसकी सोल्युबिलिटी यस है, तो ये आपका यस फॉर्म होगा और ये 2S फॉर्म होगा, सही बात है ना? ये भी, अरे समझ में आया यहां तक? अरे बेटा समझ में आया? यस और नो बोलो। ये यस फॉर्म होगा और ये 2S फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब मैं यहां नीचे भी लिख रहा हूं, थोड़ा नीचे आ जाऊंगा, तो KSP इधर लिख रहा हूं मैं। तो निकेल का KSP तो दिया है आपको, आयोनिक प्रोडक्ट नहीं, एक्चुअली सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलना चाहिए इसको। तो 2 × 10⁻⁵ -15 सॉरी, ये हो गया आयोनिक प्रोडक्ट के सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू निकेल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यस, जो कि हमको निकालना है। और ये देखो OH का कॉन्सेंट्रेशन 2S प्लस 0.1 होना चाहिए। अरे समझा कि नहीं बेटा, यही लॉजिक है इसमें, यही लॉजिक है, 2S प्लस 0.1, चलो यही लॉजिक है। और ये मैंने बताया था ना, वो IIT टाइप के सॉल्व कर रहे थे ना, मैं बोलता हूं ना आता है एक क्वेश्चन, मैंने बोला है 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे बहुत डिफिकल्ट लेवल के, अरे करना क्या है, लेकिन वो दोनों के लिए थोड़े माथा फोड़ के लेंगे। और वैसे भी उतने IIT के आपने किए ना, फिर भी आपको आता नहीं, चलिए डिप्रेस नहीं होना, डिप्रेस नहीं होना, उतने किए ना हमने IIT के लेवल के, लेकिन फिर भी आपको ऑन द स्पॉट नहीं सॉल्व होता, सही है ना? है ना सही? तो फिर क्यों टेंशन लेना, वो एनसीईआरटी पढ़ो ना, रटो ना उसको, उसकी लाइन लाइन याद करो ना। अरे इस टाइप का एक क्वेश्चन आने के लिए ना वो दिमाग पहले से ही मतलब उस टाइप का होना चाहिए। मैं बोलता नहीं कम दिमाग है, ऐसा नहीं बोलता आपका, हर किसी का दिमाग अलग लेवल का होता है, अलग, कोई टेक्निकल होता है, कोई रिमेंबर करता है, अच्छा सही बात है ना, कोई मैथमेटिकल होता है। तो आपके ज्यादातर ब्रेन कैसे है कि रिमेंबर आप करते हो, तो इसके पीछे क्यों, जरूरत ही नहीं है। इस एक क्वेश्चन को आने के लिए आपको ना IIT के लेवल के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ऑन द स्पॉट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो लॉजिक ही नहीं लगता कि कहां से लाऊं ये, मतलब क्या हुआ। तो टेंशन क्यों लेना यार, एनसीईआरटी रटो, बाकी के 40 क्वेश्चन सॉल्व करो ना,
40 नहीं 43। बस 2 क्वेश्चंस रहेंगे बहुत ही भारी लॉजिक के, ज्यादा लॉजिक। तो देखते हैं हम, ये देखिए इसका स्क्वायर होना चाहिए। अब ये एक बात याद रखना, अगर आप देखोगे ना ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट 10⁻³ मतलब बहुत बड़ा है, ये ट्रिक होती है, ये नहीं आता। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बहुत बहुत टेंशन आएगा आपको। लेकिन अगर आप देखोगे 10⁻13 ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, तो इनके कॉन्सेंट्रेशंस भी ना इसी रेंज में आते हैं, 10⁻6 वगैरह वगैरह। अब 10⁻6 के कंपैरिजन में ये 0.1 कितना है, देखो जरा, ये 10⁻6 और ये 0.1, तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्या, बोलो जरा। अरे इसको निगलेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ यही है, 2 लॉजिक के पॉइंट है यहां पर। एक लॉजिकल पॉइंट है यहां पे प्लस लेना, और दूसरा इसको निगलेक्ट करना, इसको निगलेक्ट कर दिया हमने। तो अब क्या आता है देखो, 2 × 10⁻15 इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय, ये तो खत्म हो गया। अब इसका स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर मतलब 10⁻², तो ये 10⁻² इधर जाएगा, तो ये 2 × 10⁻13 इज इक्वल टू सोल्युबिलिटी आएगा। अरे आया कि नहीं, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखिए ये आंसर। और ऐसा एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर साल होते ही है, मैंने कभी बोला है कि नहीं होते? आप बोलो, मैंने बोला है ऐसा कभी? नहीं। 2 क्वेश्चन रहेंगे आपको बहुत डिफिकल्ट, और उसके लिए क्यों मत्था मार लेना यार, क्यों टेंशन, मतलब क्यों 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 इतना पागल होने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ तो क्या करते हैं लोग, ऐसे ही 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 भी आ गया, 40 ना हंसते हंसते आ जाएंगे, सोते सोते आ जाएंगे 40। जिस तरीके आप पढ़ाई करते हो ना, बस वही कंटिन्यू करो, डरो मत कभी। बीच में डर जाते हो आप लोग, फिर छोड़ देते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। क्या करूं, ऐसे 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कहीं पे, अरे ये तो क्वेश्चन हमको पढ़ाते ही नहीं सर, हमको आते भी नहीं, पढ़ाया तो भी आते नहीं, क्या करेंगे हम, मर जाएंगे हम तो। अरे बेटा तुम क्या करते हो, सिर्फ आयोनिक इक्विलिब्रियम निकालते हो, उसकी एक्सरसाइज निकालते हो, उसके आईआईटी का सेक्शन निकालते हो, देख के डर जाते हो। लेकिन पूरा पेपर आयोनिक इक्विलिब्रियम पे नहीं होता बेटा, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर पूरा पेपर नहीं होता, लेवल अलग अलग रहते हैं। बस 2 क्वेश्चन है जो आपको कभी नहीं आएंगे, मतलब बहुत डिफिकल्ट है। सबके लिए बोल रहा हूं क्या मैं? नहीं, कुछ लोगों को आएंगे, कुछ लोगों को नहीं आएंगे, नॉर्मल लोगों को ये आना मुश्किल होता है। तो उसके पीछे पढ़ना भी क्यों, जरूरत भी नहीं है। अरे जरूरत तो कहाँ है, आपको थोड़ी E = mc² का प्रूफ आता है, अरे जरूरत भी नहीं है ना। ठीक है भाई, चलो इतना समझ लो तो भी बहुत हो गया। उसके बाद है द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कहां से लाया ये? आरण्यक उपनिषद से आया, राइट? कहां से आया? आरण्यक उपनिषद, ऋग्वेद से आया शायद, मुझे लग रहा है। इसके लिए आपको ऋग्वेद पढ़ना पड़ेगा, सही बात है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ बोल रहा हूं मैं, राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ नहीं। ठीक से देखो जरा, बोलो कहां से आया, क्वेश्चन कहां से आया होगा? स्टेट ऑफ मैटर कहां, राउल्ट्स लॉ वहां पे नहीं है बेटा, ठीक से देखो। हाँ ज्ञानेश्वरी, राउल्ट्स लॉ कहां पे है, हमने कहां पे पढ़ा, अभी तो जीटी दिए हो। क्या करते हो यार तुम लोग, सॉल्यूशन चैप्टर में है ना। नोट्स दिखाऊं क्या? नोट्स ही दिखा देता हूं आपको, शायद तब याद आएगा। कहाँ है मेरे नोट्स, ये प्यारे प्यारे नोट्स, 12th ये राउल्ट्स लॉ दिखा देता हूं इनको मैं। सॉल्यूशन पहला ही चैप्टर है, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, पूरा टेबल बना के दिया है मैंने। हाँ ठीक है यार, 10 मिनट बच गए थे। ये देखिए, ये टेबल पता है ना, ये देखो, ये पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में एग्जांपल देखो, इथेनॉल प्लस इथेनॉल एंड एसीटोन, समझा? अरे समझा कि नहीं? और लास्ट ईयर भी इसी पे क्वेश्चन आया था।
क्या यार, मजा आता है। और हर साल ऐसे ही क्वेश्चन पेपर होते। राउल्ट्स लॉ देखो, एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन, काम खत्म। इसने ये गलत कर दिया, मतलब एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। 10 किताबें पढ़ेगा इधर उधर की। मैं बोलता हूँ बेटा एनसीईआरटी की लाइन पूरी याद है तेरे को? अगर याद है तो फिर दूसरी किताबें ला, कुछ भी पढ़, यजुर्वेद पढ़, ऋग्वेद पढ़ और भगवत गीता ला, कुरान ला, सब कुछ पढ़ ले बेटा, नो टेंशन। लेकिन पहले एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन तो याद कर। वो छोड़ देगा, बाकी इधर उधर भटकेगा, बोलेगा नहीं ये नोट्स आए, इसको मैं पढ़ता हूँ, इस सर ने ये बनाया, इधर से लातूर का है, ये कोटा का है, ये जम्मू कश्मीर का है, न्यूयॉर्क से है। अरे क्या यार, पता नहीं क्यों ऐसा करते हो आप लोग। मुझे ना पढ़ाने से ज्यादा आपका ना मेंटली स्टेबल करने में काफी परेशानी होती है। मेंटली हाईली अनस्टेबल, और इधर ही नहीं, लातूर में भी होता था, कहीं भी जाओ इनके कुछ फ्रेंड्स रहेंगे इनको अनस्टेबल करने के लिए, और ये अनस्टेबल हो जाएंगे। आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पता है ना? बॉन्ड ऑर्डर निकालनी होती है, अगर निगेटिव या जीरो आई तो नहीं एग्जिस्ट करता। तो हेलियम देखो, सिग्मा एस, सिग्मा स्टार एस, 1 एस ऑफ कोर्स। एक हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हीलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 आई मतलब इन दोनों के बीच बॉन्ड ही नहीं है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही है, समझा? फटाफट बोला करो, ठीक है? मतलब ये देखो, ये वाला उसने गलत कर दिया बेटा, बस एनसीईआरटी को नहीं पढ़ता। मैंने क्यों टेबल बनवाया होगा, उसमें क्यों ये एग्जाम्पल दिए होंगे? अरे वो एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट है, हमको केमिकल इंजीनियरिंग में पेपर में वो आते थे, और वो सर बोलते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंडस्ट्री में इसका यूज बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं आपको भी यहाँ पे बताता था ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते, याद रखो। ये ठासू क्वेश्चन था, ठासू, काफी ठासू। इसको हम लेवल 2 बोलेंगे। इसके लिए एनसीईआरटी की बहुत ही डीप 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 रीडिंग लगती है, डिफिकल्ट नहीं, रीडिंग लगती है डीप। तो सबसे पहले दूसरे, इसको छोड़ दो, ये आपको कुछ भी नहीं आएगा इसमें से। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस एंड दिस इज नॉट सेम, ये बोला है। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। अगर आप निकालोगे तो इसमें भी +6 है, इसमें भी +6 है, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, बोलो। स्टेटमेंट गलत है ना, ठीक है? तो आपको गलत ही स्टेटमेंट निकालना है, मतलब आपका आंसर तो आ गया, लेकिन ये भी सही है, आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ी एनसीईआरटी की डीप रीडिंग लगती है। तो ये वाला काफी ढासू है क्वेश्चन, ये काफी ढासू है। इसके लिए ना बहुत, मतलब ये देखिए, ये टेबल दिया है और एक टेबल के ऊपर क्वेश्चन है ये। तो वो मैं बस बता रहा हूं, आपको समझेगा नहीं शायद, लेकिन मुझे बताना चाहिए। हो कहाँ पे है ये? चलिए, पेन ड्राइव एनसीईआरटी में है कि नहीं यही दिखाना है मुझे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी नोट्स वोट्स सब उससे आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। 12th पार्ट 1 डी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक का एक टेबल है यहाँ पे, टेबल। मैंने इतना तो बताया आपको, देखिए फिर भी आपको समझेगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ये देखिए 8.2 यहाँ पे टेबल है। किधर गया बेटा तू? टेबल टेबल रे, आजा रे बेटा। हाँ ये है टेबल, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। बहुत, मतलब बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन है ये। आपको इतना तो मैंने बताया, ओई कैट, समझ रहा है ये? ओई कैट कुछ पता है? ओई कैट मैंने कुछ बताया था क्या? अरे बोलो, बताया ना ओई कैट? तो ये यहाँ पे तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो ये, इसको बहुत रटवाता हूं मैं। ओई कैट, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर वाले कैथोड है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और हमको पूछा है, क्या पूछा है जरा ठीक से देखो, आपको समझेगा नहीं, टेंशन मत लो, नहीं समझा तो भी। आपको पूछा है इन दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इनका क्या होना चाहिए, इतना तो बताओ मुझे।
ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, मतलब इनका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यानी ये जाना चाहिए Cr3+ में और ये जाना चाहिए Fe3+ में। इतना तो सही है, मतलब Cr2+ और Cr3+, मतलब 3+ और 2+ के बीच का ट्रांजिशन है ये। और यहाँ पे ये D4 और D6 दिया, इसका कुछ लेना देना ही नहीं, क्योंकि इससे ना आंसर गलत आता है, इससे आंसर गलत आता है, क्योंकि D6 से ऐसा लगता है कि इसको D5 में जाना है। आपको नहीं समझेगा, टेंशन मतलब, D6 से लगता है कि D5 में जाना है, क्योंकि D5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो हाफ फील्ड में जाने की इच्छा ज्यादा रहती है, तो Fe2+ को Fe3+ में जाने की इच्छा ज्यादा है। इसका मतलब है इसके ऑक्सीडेशन होने की इच्छा ज्यादा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, और ऐसा लगता है कि दिस इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा लगता है, लेकिन गलत नहीं है। एनसीईआरटी के फैक्ट देखोगे तो। अब एनसीईआरटी में फैक्ट क्या है, सबसे पहले जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट कौन अच्छा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो अच्छा, अरे बेटा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। बस इतना याद रखना है आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सब रट जाते हो आप, अभी नहीं समझता, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्रोमियम और Fe में किसका कम है, यही देखना है हमको। तो ये देखो टेबल, ये वाला टेबल, क्रोमियम और आयर, इनके Fe3+ और Fe2+, इन ये रिडक्शन पोटेंशियल देखना है आपको। ये तो देखो जरा, ये क्रोमियम का इतना है और आयरन का देखिए, क्रोमियम का कम है, दिख रहा है, क्रोमियम का कम है, यानी क्रोमियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सही बात है ना। तो देखिए यही दिया इधर, क्रोमियम इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये सेंटेंस सही है। मतलब ये बहुत ही ठासु था, मतलब बहुत डिटेल में चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में है, इतना ही बताना है मेरे को। और वो टेबल, वो जो टेबल है ना, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत ठस होता है, इसकी लेवल आगे थी, लेकिन कोई जरूरत ही नहीं है। अरे यही स्टेटमेंट पढ़ लो यार, यही गलत है, बस काम खत्म, इनको पढ़ो ही मत, क्या करना है। मतलब इसको लेवल 2-3 देने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेवल 0 ही है ये। क्यों लेवल 0 है ना, क्योंकि ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो इसको। फिर ट्रांजिशन मेटल कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाती है, क्योंकि उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये भी सही है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आपने हाइड्रोजन में देखा होगा, या फिर सॉलिड स्टेट में भी देखा है हमने। वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे एटम्स ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिसेस होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में देखा है हमने। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में है, राइट। चलिए, काफी देर लग रही है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमाइनो एसिड, ये ना एनसीईआरटी में अमाइनो एसिड दिए, लेकिन कौन बेसिक है कौन एसिडिक है इतना नहीं दिया, लेकिन ये बायोलॉजी में आपको दिया है। एनसीईआरटी में दिया है, क्या दिया है, अगर अमाइनो ग्रुप की संख्या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से ज्यादा हो तो वो बेसिक बन जाता है, बेसिक बन जाता है। लेकिन वो सब गिनना पड़ता है उस टेबल में, तो इतना सब गिनने के बाद पता चलता है कि कौन कौन एसिडिक है। लेकिन उसके लिए एक डायरेक्टली ट्रिक है, जो इसेंशियल अमाइनो एसिड है हमारे, उसमें से कुछ एसिडिक है कुछ बेसिक है, वो ट्रिक मैं उस नोट्स में लिखवा के दूंगा। लेकिन बायोलॉजी में भी आपको ट्रिक दी हुई होती है। तो ये जो लाइसाइन है वो बेसिक अमाइनो एसिड है, इतना याद रखना है, ठीक है। उसके लिए ट्रिक होती है, कौन से एसिडिक है कौन से बेसिक है, तो टेंशन नहीं। एनसीईआरटी में है, लेकिन थोड़ा हटके है। बायोलॉजी में तो डायरेक्टली है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा लेवल 2 का हो गया है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं दिया इसको, वो टेबल को देखना पड़ता है किसमें ज्यादा NH2 है और किसमें ज्यादा OH है, COH। मतलब ये थोड़ा एक्सरसाइज का काम था, तो ये लेवल 2 हो गया, लेकिन आउट ऑफ नहीं है। चलिए इसके बाद